दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मेमोरियल के लिए कांग्रेस ने जमकर हाय तौबा मचाई। लेकिन एक बात पूरे यकीन के साथ कही जा सकती है कि अगर दिल्ली में चुनाव नहीं होते तो मनमोहन सिंह के लिए कांग्रेस के पेट में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। इतिहास गवाह है कि गांधी परिवार के बाहर के कांग्रेस नेताओं के साथ इस शाही परिवार ने कैसा सलूक किया है। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं हमारा खास शो एक्स-रे। आज के एपिसोड में कांग्रेस के माई बाप गांधी परिवार के सामने बड़ा सा आईना रखने वाला हूं। गांधी परिवार को उनका अपना इतिहास याद दिलाने वाला हूं। मनमोहन मेमोरियल के लिए मगरमच्छ के आंसू रोने वाले गांधी परिवार को उनके अपने पापों से रूबरू करवाने वाला हूं। बहरहाल, पहले मनमोहन मेमोरियल की बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने न सिर्फ मनमोहन सिंह मेमोरियल के लिए दिल्ली के स्मृति स्थल में जगह दी, बल्कि कांग्रेस के कद्दावर नेता और देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए भी मेमोरियल तय कर दिया। मोदी सरकार के इस फैसले से गांधी परिवार से लेकर कांग्रेस के सभी नेताओं के पेट का दर्द बढ़ चुका है। दरअसल हुआ यूं कि चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के नाम पर सहानुभूति वोट बटोरने के लिए मेमोरियल की मांग का पासा फेंका था, लेकिन चाल उल्टी पड़ गई। उल्टी तब जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रणब दा के लिए भी मेमोरियल दिल्ली में तय कर दिया। आपको पता है कांग्रेस ने क्या कहा? प्रणब मुखर्जी के मेमोरियल अलॉटमेंट पर कांग्रेस का बयान आया कि प्रणब दा को आरएसएस से वफादारी का इनाम मेमोरियल के रूप में मिला है। वाकई कांग्रेस की बहुत ही छोटी सोच और ओछी राजनीति है। लेकिन प्रणब दा का परिवार पीएम मोदी के इस जेस्चर से काफी खुश है। लेखिका और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा, आज मैंने पीएम मोदी से मुलाकात की क्योंकि मुझे 1 जनवरी को केंद्र सरकार से एक पत्र मिला था जिसमें इस निर्णय के बारे में बताया गया था कि राजघाट पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की समाधि बनाने के लिए भूमि आवंटित की जा रही है। मैं पीएम मोदी का धन्यवाद देना चाहती थी। मेरे पिता हमेशा कहते थे कि स्मारक बनवाना राजकीय सम्मान प्राप्त करने के समान है और इसके लिए कभी भी अनुरोध या मांग नहीं की जानी चाहिए, इसे हमेशा पेश किया जाना चाहिए। हमारे परिवार ने कभी इसके लिए अनुरोध नहीं किया, लेकिन पीएम मोदी ने इसके बारे में सोचा और उनके सम्मान में यह स्मारक बनाने की पहल की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट में हुआ। इसे लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है, तो बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस को कड़े शब्दों में उसका इतिहास याद दिलाया। शहजाद पूनावाला ने कहा, प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति थे जिन्हें पीएम मोदी सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया और अब सरकार ने राष्ट्रीय स्मृति बनाने की घोषणा की है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। कांग्रेस का प्रथम परिवार एक संकीर्ण सोच से संचालित होता है जो लगातार अपने महान नेताओं का अनादर करता है। यह कांग्रेस के डीएनए में है, चाहे वो बी.आर. अंबेडकर हो, सरदार पटेल हो या राजेंद्र प्रसाद। वो यानी कांग्रेस हर महान नेता का अनादर करते हैं। यहां पर शहजाद पूनावाला शायद कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी, आजाद भारत के दूसरे कांग्रेस अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम लेना भूल गए। देश के शाही परिवार के शहजादे राहुल गांधी जो फुल वॉल्यूम में बीजेपी पर मनमोहन सिंह के अपमान का आरोप लगा रहे हैं, क्या वो उस दिन मौन व्रत पर थे जब उनकी ही पार्टी से प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव का पार्थिव शरीर 24 अकबर रोड यानी कांग्रेस के दफ्तर का दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा था? आदेश शाही परिवार की महारानी श्रीमती सोनिया गांधी के मुखमंडल से आना था, लेकिन नहीं आया। तब कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का अपमान नहीं हुआ था। और अब जब दिल्ली में चुनाव है तो इस परिवार को मनमोहन सिंह के मान सम्मान की चिंता सता रही है। मैं आपको पीवी नरसिम्हा राव के साथ किए गए गांधी परिवार के पाप की पूरी कहानी बताता हूं। 24 दिसंबर 2004 को राव के तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर को एक सजे हुए सेना के ट्रक में दिल्ली हवाई अड्डे पर ले जाया जाना था। रास्ते में राजनीति से जुड़े सभी नेताओं के एक दल के साथ शव को 24 अकबर रोड यानी कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में रुकना था ताकि कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। लेखिका और स्तंभकार नीरजा चौधरी ने अपनी 2023 में लिखी किताब में हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में लिखा है, फूलों से सजी शव यात्रा को 24 अकबर रोड में प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई ताकि उनके पार्टी के सहयोगी उस व्यक्ति को अंतिम श्रद्धांजलि दे सके जिसने आधी सदी तक कांग्रेस की सेवा की थी।
पत्रकार और लेखक विनय सीतापति ने कहा कि गेट पूरी तरह से बंद था। वहां कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद थे, लेकिन शायद ही कोई कैडर आया हो। कोई नारा नहीं गूंजा, बस मौत जैसा सन्नाटा था। गाड़ी बाहर फुटपाथ पर रुकी क्योंकि सोनिया गांधी और दूसरे लोग श्रद्धांजलि देने के लिए बाहर ही आ गए थे। सीतापति ने अपनी किताब हाफ लाइन हाउ पीएम नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया में लिखा है, गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने राव के सबसे छोटे बेटे प्रभाकर को सुझाव दिया कि शव का अंतिम संस्कार हैदराबाद में किया जाना चाहिए, लेकिन परिवार ने दिल्ली को प्राथमिकता दी। आखिरकार राव 30 साल से भी ज्यादा पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और तब से कांग्रेस महासचिव, केंद्रीय मंत्री और अंत में प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर चुके थे। यह सब दिल्ली में ही हुआ। यह सुनते ही आमतौर पर बेहद शालीन रहने वाले शिवराज पाटिल ने कहा, कोई नहीं आएगा। संजय बारू ने 2014 में अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में राव के आवास पर दृश्य का वर्णन करते हुए लिखा, नरसिम्हा राव के बच्चे चाहते थे कि पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार अन्य कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों की तरह दिल्ली में हो। जैसे ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह घर में दाखिल हुए, अहमद पटेल ने मुझे एक तरफ खींच लिया। पटेल चाहते थे कि मैं नरसिम्हा राव के बेटों रंगा और प्रभाकर और उनकी बेटी वाणी को उनके पिता के शव को अंतिम संस्कार के लिए हैदराबाद ले जाने के लिए मनाऊं। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद थी उस समय। संजय बारू ने कहा, मुझे साफ तौर पर लगा कि सोनिया गांधी दिल्ली में कहीं भी राव का स्मारक नहीं चाहती थी। नरसिम्हा राव के बेटे प्रभाकर राव ने बाद में एक बयान दिया था, हमें तब भी लगा कि सोनिया जी हमारे पिता का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं कराना चाहती थी। वो दिल्ली में उनका स्मारक नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उन्हें अखिल भारतीय नेता के तौर पर देखा जाए, लेकिन दबाव था और हम सहमत हो गए। ये तो है गांधी परिवार का अपने ही नेताओं के साथ किया गया महापाप, और वो गांधी परिवार मनमोहन सिंह मेमोरियल के लिए शोर मचा रहा है। दरअसल गांधी परिवार ने कभी किसी नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया, शायद इस डर की वजह से कि परिवार का वर्चस्व खतरे में न पड़ जाए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रणब मुखर्जी है। प्रणब मुखर्जी कितने कद्दावर नेता थे, इसके लिए कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। बात 2004 की है। 2004 के लोकसभा चुनाव के नतीजे 13 मई को घोषित हुए। एनडीए को हार और यूपीए को जीत मिली। सवाल सिर्फ एक था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। माई बाप वाली पार्टी में हर कांग्रेसी चाहता था कि प्रधानमंत्री शाही परिवार की महारानी सोनिया गांधी ही बने, जबकि पार्टी में उनसे ज्यादा सीनियर, अनुभवी और दिग्गज नेता प्रणब मुखर्जी मौजूद थे। लेकिन किसी ने एक बार भी प्रणब दा का नाम नहीं लिया। 13 मई से 18 मई के बीच ये 5 दिन इसी पशुपेश में गुजरे कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री का पद स्वीकार करें और झंझट खत्म हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 18 मई 2004 का वो इमोशनल ड्रामा भूल पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। करीब 200 कांग्रेसी सांसद संसद के हॉल में जमा थे कि सोनिया गांधी आकर अपना फैसला सुनाए। वो आई, फैसला सुनाया कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी। कारण यह बताया गया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं चाहते कि उनकी मां प्रधानमंत्री बने और पिता और दादी की तरह उनकी भी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। खैर, हालात ऐसे बन गए कि गांधी परिवार को ना चाहते हुए भी पार्टी में से एक प्रधानमंत्री चुनना था। 2 नामों पर चर्चा शुरू हुई, प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह। सीनियर प्रणब दा थे। प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा ने अपनी किताब द पीएम इंडिया नेवर हैड में बताया कि प्रधानमंत्री पद की दौड़ से हटने के सोनिया गांधी के फैसले के बाद मीडिया और राजनीतिक हलकों में तेज अटकलें थी कि इस पद के लिए प्रबल दावेदारों में डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रणब दा थे। मुझे कुछ दिनों तक बाबा यानी प्रणब मुखर्जी से मिलने का मौका नहीं मिला क्योंकि वो बहुत व्यस्त थे, लेकिन मैंने उनसे फोन पर बात की। मैंने उनसे उत्साहित होकर पूछा कि क्या वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका 2 टूक जवाब था, नहीं, वो मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही होंगे। और हुआ भी ऐसा ही। प्रणब मुखर्जी की दावेदारी को दरकिनार कर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया गया। सोनिया गांधी ने प्रणब दा की जगह मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री क्यों बनाया, इसका सच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है। अ प्रॉमिस्ड लैंड में ओबामा लिखते हैं कि प्रधानमंत्री पद पर मनमोहन सिंह के पहुंचने को कई बार जातीय विभाजन पर भारत की जीत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह बात ठीक नहीं है। मनमोहन के प्रधानमंत्री बनने के पीछे असल कहानी सभी को पता है। वो पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे।
यह पद उन्हें तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिया था। कई राजनीतिक समीक्षकों का यह भी मानना है कि उन्होंने बुजुर्ग सिख को इसलिए चुना क्योंकि उनका कोई राष्ट्रीय राजनीतिक आधार नहीं था और वो उनके 47 वर्षीय बेटे राहुल के लिए कोई खतरा नहीं थे। उसी गांधी परिवार को यह कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि प्रणब मुखर्जी मेमोरियल के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने स्थान निश्चित कर दिया। 22 मई 2004 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद का सीन जिसे पूरे देश ने देखा। मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के पास सिर झुकाए खड़े हुए देखे गए, जैसे कि वो ये संदेश दे रहे हों कि मैंने शपथ ले ली है, शासन मेरा होगा और राज आपका चलेगा। और 10 साल पूरे देश ने यही देखा है। आपको शायद याद ना हो, लेकिन गांधी परिवार ने कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सीताराम केसरी के साथ भी महापाप किया था। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी परिवार पर कांग्रेस पर कब्जा करने का आरोप लगाया था। पीएम मोदी ने कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक का जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस में गैर गांधी अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन और सीताराम केसरी के अपमान का लेखा जोखा दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह रहा है कि गांधी परिवार को खुश करने के लिए कांग्रेस के संविधान के तहत चुने गए अध्यक्षों को दूध में पड़ी मक्खी की तरह से निकाल फेंका गया। मतलब ये कि कांग्रेस में त्वमेव माता पिता त्वमेव, यानी तुम ही माता हो और तुम ही पिता हो वाला कल्चर आज का नहीं बल्कि नेहरू जी के समय 1950 से ही शुरू हो गया था। पुरुषोत्तम दास टंडन को 1950 में कांग्रेस पार्टी का दूसरा अध्यक्ष बनाया गया था। पूरी तरह संवैधानिक तरीके से टंडन जी को चुना गया था, लेकिन नेहरू जी को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में टंडन जी मंजूर नहीं थे। लिहाजा पंडित नेहरू ने एक तुर्रा फेंका कि मैं कार्य समिति में नहीं रहूंगा। अब नेहरू जी को टंडन पसंद नहीं थे तो भला वो अध्यक्ष पद पर कैसे बने रह सकते थे। तो आखिरकार नेहरू जी को खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी को इलेक्टेड राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से पुरुषोत्तम दास टंडन को हटाना पड़ा। यानी नेहरू जी के समय ही परिवार पार्टी को लेकर बेहद इनसिक्योर था। राजीव गांधी की सियासत में एंट्री का किस्सा भी बहुत अजीब है। राजीव गांधी कभी भी राजनीति में आना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने प्रोफेशनल पायलट का लाइसेंस लिया, एयर इंडिया में नौकरी भी की और फिर एक हवाई दुर्घटना में इंदिरा जी के पुत्र संजय गांधी की मृत्यु हो गई। वो उस समय अमेठी से सांसद थे। इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी पर राजनीति में आने के लिए दबाव डाला और आखिरकार अमेठी से चुनाव लड़ाया और गांधी परिवार के पुत्र होने के एवज में राजीव गांधी को अमेठी से सांसदी और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के प्रधानमंत्री का पद बतौर तोहफे में मिल गया। क्योंकि 1980 के पहले राजीव गांधी की एक ही योग्यता थी कि वो गांधी परिवार से ताल्लुक रखते थे। लेकिन जो लोग गांधी परिवार से बाहर के थे, इस परिवार ने उनकी जो हालत की पूरा देश जानता है। मिसाल के तौर पर सीताराम केसरी की कहानी। 1996 में सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। वो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी थे। उनके बारे में एक जुमला बहुत लोकप्रिय हुआ था, ना खाता ना वही, जो केसरी कहे वही सही। अब यह बात शाही परिवार को कैसे बर्दाश्त हो सकती थी। देश की एक मशहूर पत्रिका इंडिया टुडे ने अपने एक अंक में लिखा, 14 मार्च 1998 की सुबह बहुत ही सुहावनी थी। न तो बहुत गर्मी थी और न बहुत ठंड, लेकिन दिल्ली में 24 अपर रोड पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में मौजूद लोगों में ठंडक साफ झलक रही थी। जब पार्टी अध्यक्ष सीताराम केसरी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पहुंचे तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। शायद ही कोई उनका स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ। केसरी का चेहरा उस समय लाल हो गया जब प्रणब मुखर्जी ने उनकी सेवाओं के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और सोनिया गांधी को एआईसीसी अध्यक्ष बनने के लिए कहने वाला एक प्रस्ताव पेश किया। केसरी उठकर अपने दफ्तर चले गए और सभी अनुनय विनय को ठुकरा दिया। यह उनका भावनात्मक तरीका था कि वो उस चीज को थामे रहे जो जल्द ही सोनिया गांधी की होने वाली थी। कुछ लोगों का कहना है कि सोनिया के पार्टी की कमान संभालने तक केसरी को घंटों बाथरूम में बंद किया गया था। बाद में जब केसरी जा रहे थे तो कुछ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया और उनकी धोती खींचने की कोशिश की। यह तो था कांग्रेस का अपने वरिष्ठ नेता के सम्मान का तरीका और सलीका। बात यही खत्म नहीं हुई। इंडिया टुडे ने आगे लिखा, निष्कासन के बाद भी केसरी के लिए और भी अपमान की स्थिति बनी रही। 20 मई 1999 को केसरी के साथ कांग्रेस मुख्यालय में मारपीट की गई।
जहां पार्टी शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर को सोनिया के अधिकार को चुनौती देने के लिए निष्कासित करने के लिए इकट्ठी हुई थी। मतलब कांग्रेस में जिस नेता का भी कद बढ़ा, गांधी परिवार ने उसके पर काटने की हर संभव कोशिश की। किसी को पार्टी से निकाल दिया तो किसी को मुख्य राजनीतिक धारा से ही अलग कर दिया। वही गांधी परिवार मनमोहन सिंह के मेमोरियल पर रोना रो रहा है, जिसने अपनी ही पार्टी के नेताओं के बढ़ते कद पर हमेशा अंकुश लगाया। मुद्दा सिर्फ एक था, पार्टी का वर्चस्व बनाए रखना और कांग्रेस को अपने कब्जे में रखना। बड़ी बात यह कि बड़े से बड़े नेता कांग्रेस से अलग हो गए, जैसे शरद पवार, गुलाम नबी आजाद और भी कई बड़े नेता। और कुछ नेताओं की असमय मौत हो गई, जैसे माधवराव सिंधिया और राजेश पायलट। लेकिन कांग्रेस के माई बाप कल्चर में कोई बदलाव नहीं आया। गांधी नेहरू परिवार में 1947 में भी कांग्रेस का माई बाप कल्चर था और आज 2025 में भी। यानी कांग्रेस गांधी परिवार है और गांधी परिवार ही कांग्रेस है। आज की एक्सरे रिपोर्ट में इतना ही। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। और हां, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। किसी और मुद्दे की एक्सरे रिपोर्ट के साथ फिर हमारी मुलाकात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत और आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।